Hello, my name is Dr. Nisar. I am a physical therapist and owner of Height Increase Solution. हमारे साथ हमारे एक पेशेंट हैं जिन्होंने अपनी एलिजारो सर्जरी कराई थी और इन्होंने अभी 6.8 सेंटीमीटर अचीव किया है। तो आइए हम इनसे अभी तक का इनका एक्सपीरियंस जानते हैं, हमारे साथ इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है और एलिजारो सर्जरी के दौरान इनको क्या क्या कठिनाइयों की सामना करना पड़ा और पेन कैसा था। तो ओवरऑल इनका जो एक्सपीरियंस है अब तक का 3 मंथ का हमारे साथ हॉस्पिटल का साथ और इनकी जर्नी जैसी भी थी, अब इनसे ही हम जानते हैं इसके बारे में। और ये जो है, जो इनका ड्यूरेशन था, टोटल ड्यूरेशन ये 100 डेज एलिजारो फ्रेम में रहे थे। टोटल जो इन्होंने जितनी भी लेंथनिंग करी है ये 100 डेज एलिजारो फ्रेम के साथ किया है। हम इनसे इनकी जर्नी के बारे में पूछते हैं कि इनकी जर्नी कैसी रही। तो सुदीप जी, आपकी जर्नी कैसी रही अभी तक? और आपने 6.8 सेंटीमीटर पे ही आपको रुकना पड़ा, जो कि आपका टारगेट था 7.5 सेंटीमीटर। तो आपको कैसा लग रहा है कि आप 7-8 mm आप पीछे रह गए? तो इन सब का रीज़न क्या था और अपने एक्सपीरियंस आप शेयर करें हमारे साथ। टोटल जर्नी तो पेनफुल रहा है। जैसे भी यूट्यूब में दिखाते हैं कि जब जर्नी स्मूथ जाती है, पेनलेस है, जो भी है, पर एक्चुअल जब मैं इस फ्रेम में 100 दिन था तो मुझे पता है इसमें क्या कॉम्प्लिकेशन आता है, कितना पेन होता है, और वो सब यूट्यूब पे कभी नहीं शो करते वो लोग। खासकर इंडिया के जो कंटेंट क्रिएटर है इस फील्ड में, वो सिर्फ आपको तो लुभाने के लिए सब कुछ अच्छा अच्छा बताएंगे। इसमें इसका जो डार्क साइड है वो कोई शो नहीं करेगा आपको। दे डोंट शो द रियल पिक्चर। असली कहानी कुछ और ही होती है। तो कैसे आपको ये सब ऐसा कैसे लग रहा है, क्यों लग रहा है? जैसे मैं 100 दिन फ्रेम में था तो फुल जर्नी में मैं 4-5 पेशेंट से कांटेक्ट में आया हूँ, मतलब कोई और सेंटर के। तो उनसे मुझे पता चला है कि उनको किस तरीके से शुरू में कुछ और बताया गया है और फिर बाद में कुछ और हुआ है उनके साथ। जैसे कि ये एलिजारो सर्जरी थोड़ी कॉस्टली होती है, जैसे आपने हमें 9 से 10 लाख रुपए पे करे हैं। कुछ सेंटर्स ऐसे हैं इंडिया में जहाँ पे, जैसे दिल्ली में, बेंगलोर में, मुंबई में और भी जगह पे सेंटर्स है, तो वहाँ पे 5-6 लाख में भी सर्जरी हो जाती है। कई लोग तो पूरा पैकेज ही दे देते हैं 6 लाख 7 लाख में। या फिर कुछ ऐसे सेंटर्स भी हैं जो मुंबई में सिर्फ सर्जरी के 10 लाख 11 लाख 12 लाख कॉस्ट करते हैं। तो इन सब के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? क्या डिफरेंस है, जो 10 लाख रुपए सिर्फ सर्जरी का ले रहे हैं या फिर कोई 6-7 लाख में पूरा पैकेज दे रहे हैं? तो आप क्या इनके बारे में क्या कहना चाहोगे? जो 10 लाख में सर्जरी कर रहे हैं ऐसे बहुत टॉप क्लास के डॉक्टर्स हैं, तो इनको अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हो तो जाओ। पर इतना है कि वो लोग का फिर आपको रिहेबिलिटेशन, आपको फिजियो सब अलग से पे करना पड़ेगा। खुद से मैनेज करना पड़ता हाँ, है, खुद फिजियो से मैनेज वगैरह, करना आपका पड़ता है। स्टे तो वगैरह। मतलब आपका पूरा खर्चा जो 10 लाख में जो सर्जरी कर रहा है वो आपको पूरा खर्चा हो जाएगा 15 से लेके 16 लाख तक। और जो आपको पूरा पैकेज 6 लाख में दे रहा है, तो आप सोचो कि वो 6 लाख में आपको कैसे प्रोवाइड कर सकता है। 6 लाख में सिर्फ वो चाहता है कि आप कुछ भी करके उसके पास आ जाएं, ऑपरेशन करा लें, और फिर एक बार आपने उसके पास ऑपरेशन करा लिया है कि आप फंस गए, फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता उसके बाद, है ना? मेन है कि सस्ते के चक्कर में लोग फंस जाते हैं। लाइक 6 लाख में दोनों ऑपरेशन होता है, शेयरिंग रूम मिलता है, फूड, 3 से 4 मंथ का अकोमोडेशन प्लस जिम इक्विपमेंट एंड ऑल, ये सब 6 लाख में पॉसिबल नहीं है। और जब 6 लाख में कोई ये आपसे देने का वादा करता है तो समझ लो कि कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं वो आप जब ऑपरेशन करा लोगे तब आपको पता चलेगा कि ये 6 लाख में कैसे हो पाएगा। 6 लाख में ये सब नहीं मिल पाता है। मैंने आपको 9 to 10 लाख क्यों पे किया है, क्योंकि जैसे अभी और भी जगह मैंने इंक्वायरी की थी, उनके पेशेंट से मिला मैंने, और उनको जहाँ पे जो कम में कर रहे हैं उनका भी हालत देखा मैंने, और जो कॉस्टली कर रहे हैं उनका भी हालत देखा। दोनों में बहुत फ़र्क है। जो 6 लाख में कर रहे हैं उनको वैसा सर्विस मिल रही है, उनको इतने कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, वैसा उनको जैसे जो फूड क्वालिटी मिली है उनको 6 लाख में, फूड क्वालिटी हो गया, एकोमोडेशन हो गया, ट्विन शेयरिंग, डबल शेयरिंग, ट्रिपल शेयरिंग, उनको हाइजीन्स का इश्यूज़ होते हैं उसके अंदर। जो हमारा जो पैकेज होता है सिर्फ हम सिंगल रूम ही प्रोवाइड करते हैं कि नहीं, हम अपने पेशेंट को मतलब सिंगल रूम में ही रखेंगे। तो आपको भी जैसे हमने सिंगल रूम में रखा है, सारा यहाँ पे आपको फैसिलिटी मिली है, आपको मतलब प्राइवेट रूम है। तो आप इसके बारे में क्या कहोगे? जैसे कि हमारे पास कई बार क्या होता है, कुछ पेशेंट्स की इंक्वायरी आते हैं, वो कहते हैं कि सर हमें शेयरिंग रूम में रख लो और थोड़े से पैसे कम कर दो। तो आपको मतलब सिंगल रूम के कंपेयर में और डबल रूम में आपको क्या लगा? आप सिंगल रूम में रह चुके हो, तो डबल रूम में क्या परेशानी आ सकती थी जो कि आपको सिंगल रूम में नहीं आई? जब आपकी सर्जरी होती है तो सर्जरी के टाइम पे आपके पैर में कम से कम 15 to 20 जगह होल्स, रॉड्स, ये सब डाले हुए रहते हैं। आपकी बॉडी ऑलरेडी बहुत वीक हो जाती है,
और आप इतने पेन में होते हो जब आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हो और रूम पे आते हो, तो आप मेंटली और फिजिकली इतने वीक रहते हो कि आपको कुछ भी इन्फेक्शन पकड़ सकता है। जैसे अगर आप शेयरिंग रूम में रहोगे तो शेयरिंग रूम में तो साइड वाला डिस्टर्ब करता रहेगा, आपको कुछ ना कुछ होता रहेगा, आपको सोना रहेगा तो वो आपको सोने नहीं देगा, बोलेगा लाइट चालू करो, ये मतलब टीवी। हाँ कुछ भी इशू हो सकता है कि आपको एक मेंटल पीस चाहिए होता है, कोई आके आपको डिस्टर्ब ना करे, आपको माइंड को आपका बॉडी ये फुल्ली रिलैक्स होना चाहिए। और सेकंड है इसका हाइजीन केस। आप डबल या फिर ट्रिपल शेयरिंग में रहोगे तो वहाँ पे हाइजीन का इशू है, बल्कि जब आपकी बॉडी में इतनी बड़ी सर्जरी हुई रहती है फर्स्ट टाइम, तो आपकी बॉडी बहुत प्रोन होती है, बहुत वीक होती है, तो आपको एक इन्फेक्शन पकड़ सकता है। और इस स्टेज में अगर आपको इन्फेक्शन कैच किया तो आपका कैलस अच्छा नहीं बनेगा। तो आपके माइंड और बॉडी के लिए आपको एक प्राइवेट रूम ही चूज करना चाहिए। तो आपका टारगेट 7.5 सेंटीमीटर था, जो कि आप अचीव नहीं कर पाए। आप 6.8 सेंटीमीटर पे ही आपको रुकना पड़ा। तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहोगे कि आपको क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी ड्यूरिंग दिस? जैसे मैं इस फ्रेम में टोटल 100 डेज था इसके अंदर, और एज पर रूल 1 mm पर डे मुझे इंक्रीज करना चाहिए था। पर इसमें एक्चुअल सीन ये होता है कि जब आप 40 to 45 या फिर 2 इंच 50 mm तक आपका मसल एक्सटेंड होता है, आपके मसल में स्टिफनेस आ जाती है। उसके बाद आपका मसल आपको पर डे 1 mm के रेट से इंक्रीज नहीं करने देता है, पेन होता है, स्टिफ होता है, तो आपको कुछ दिन वहाँ पे वेट करना पड़ता है। कुछ दिन आपको जो डिस्ट्रैक्शन है स्टॉप करनी पड़ती है। हो सकता है कि 4 दिन 5 दिन आपको वहाँ पे स्टॉप करना पड़े ताकि आपका मसल फिर से रिलैक्स हो पाए। और एक बार जब मसल में स्टिफनेस आ जाती है 40 या 50 mm के बाद, आप पर डे 1 mm का स्पीड मेंटेन नहीं कर पाते हो, आपको 0.75 से लेके 0.5 mm पर डे के स्पीड से आना पड़ता है। ये एक प्रॉब्लम है। सेकेंड प्रॉब्लम ये होता है कि आपका अगर कैलस का क्वालिटी अगर अच्छा नहीं बना है, समझ लो कि आप 50 mm तक गए हो और आपका कैलस का क्वालिटी अच्छा नहीं है, तो आपको कम से कम 2 वीक के पीरियड में पीछे आना पड़ता है। कंप्रेशन डिस्ट्रक्शन करना पड़ता है, उसमें आपका टाइम जाता है। कंप्रेशन डिस्ट्रक्शन में क्या होता है, पहले पेशेंट जैसे वो 10 mm तक वो पीछे आते हैं, 1 mm पर डे पीछे आते हैं 10 दिन तक। फिर वहाँ थोड़ा सा होल्ड करते हैं देना गए, उसको एक्सरे करने के बाद फिर उसका जो रेट होता है 0.5 mm या 0.75 mm के स्पीड से फिर उनको जाना पड़ता है, क्योंकि एक लिमिट के बाद आप 1 mm पर डे नहीं कर सकते, जो कि आपने भी ऐसा ही किया था कुछ, है ना? तो आप जितना भी लेंथन करते हो, आपको वो एग्जैक्ट आपको कभी नहीं मिलता ड्यू टू द प्ले। और इसके बारे में बाकी सुदीप जी आपको बताएंगे कि इन्होंने कितना लेंथन किया था और इनको कितना मिला है। मुझे एक पॉइंट और ऐड करना है। जैसे मैं इस फ्रेम में टोटल 100 डेज रहा हूँ, तो इसके बाद इन 100 दिनों में मैंने सिर्फ 78 mm इंक्रीज किया है, बाकी सब डेज मैंने कुछ नहीं किया है। जैसे कभी 0.5 कभी 0.75 ये सब काउंट कर करके मेरा टोटल 78 mm हुआ है, और मुझे लास्ट मिला है वो 66 to 68 mm मुझे मिला, मतलब अप्रोक्सीमेट मुझे 85% ही कल मुझे लेंथ मिली है, बाकी 15% इसमें फुली वेस्ट होती है। इसके अंदर पिन लॉस होता है, हाँ पिन लॉस होता है आपको ड्यू टू फ्रेम प्ले, हाँ बहुत सा इशू होता है जो कि आपको एग्जैक्ट कभी नहीं मिलेगा। 80 to 85% ही आपको जो आपने एक्चुअल वहाँ पे टर्न किया है उसका सिर्फ 80 to 85% ही आपको मिलता है उसमें। और फिर ऐसा करते करते एक होता है कॉस्ट इशू। जैसे आप 100 डेज तो इस फ्रेम में रह गए और आपको 3 मंथ का ही पैकेज मिलता है इसमें। हाँ 3 मंथ का पैकेज उसके बाद एक्सटेंशन होता है तो आपको 1 लाख पर मंथ पे करना पड़ता है। उसके बाद जो, क्योंकि अगर आप 3 महीना से फ्रेम में रहे हो, जब फ्रेम आपका बाहर निकलेगा तो आपका उतना कॉस्ट भी बढ़ते जाएगा। तो इसमें कॉस्ट बैरियर भी था कि मैं 100 दिन इसमें स्टे कर चुका हूँ, तो मेंटली और फाइनेंशियली मैं थोड़ा परेशान हो गया था। तो मैं बोला कि अभी जो इसमें आया है मैं इससे स्टॉप करूँगा, और जो मेरे नसीब में है वो मैंने एक्सेप्ट किया कि 6.8 सेंटीमीटर मेरी हाइट बढ़ी है। चाहता तो उसको और भी एक्सटेंड कर सकता था, पर उतना मुझे फिर और कॉस्ट मुझे बेयर करना पड़ता था। पर एक कॉस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है इसके अंदर कि आपको कॉस्ट को भी लेके साथ में चलना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है कॉस्ट। तो आपको ये टोटल जर्नी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आए हैं? हाँ कॉम्प्लिकेशन, एक्चुअली उसको कॉम्प्लिकेशन नहीं बोलेंगे, साइड इफेक्ट बोलेंगे लेंथनिंग का, जो कि हमारा फिजिकल थेरेपी से वो उसे ओवरकम किया जा सकता है। जैसे कि मेरा मसल स्टिफनेस हो गया था, मसल स्टिफनेस है, फिर मसल वीकनेस आ जाता है। 3 मंथ्स तक आप कुछ मसल
एक्चुअल में कुछ यूज़ ही नहीं करते हो तो वो मसल आपका वीक हो जाता है। जैसे आपका हैमस्ट्रिंग हो गया, हैमस्ट्रिंग तो आपका बहुत ही कमज़ोर हो जाता है फुल 3 मंथ्स के जर्नी में। नेक्स्ट इसमें आता है आपका नी रेंज ऑफ मोशन। तो आपका जो नी होता है वो 90 डिग्री के ऊपर बेंड ही नहीं होता है। वो सब करने के लिए आपको उसमें फिजिकल थेरेपी करनी पड़ती है। नेक्स्ट इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है बैलरिना सिंड्रोम। तो मुझे जैसे मैंने 68 एक्सटेंड किया तो मुझे थोड़ा 2 सेंटीमीटर का बैलरिना है, तो वो ओवरकम करने के लिए मुझे कम से कम 2 से 3 महीना तो लग ही जाए। हाँ, जैसे कि इन्होंने 5 सेंटीमीटर तक जब इन्होंने टर्न किया था तो इनको बिल्कुल बैल लेना नहीं था। जब 5 सेंटीमीटर के ऊपर गए हैं तो इनको थोड़ा सा बैल लेना है। जैसे कि अभी आफ्टर फ्रेम रिमूवल इनको 2 सेंटीमीटर का बैल लेना था, जो कि इजीली 1 से 1.5 महीने के अंदर वो चला जाता है विद फिजिकल थेरेपी। और जब ये स्टैंडिंग करेंगे तो वेट से वो सबसाइड हो जाता है। कुछ पेशेंट में अगर वो सैंडल वेयर नहीं करते तो उनको ज़्यादा बैल लेना आ जाता है। जैसे 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर का बैल लेना आ गया है तो फिर वो सबसाइड करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। कई बार क्या है उनको टेंडन की सर्जरी भी करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ों को भी थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना पड़ता है। सो दैट्स वाई। तो ये सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने जो अपनी लेंथनिंग स्टॉप की है 6.8 सेंटीमीटर पे इन्होंने स्टॉप कर दी थी। जैसे इसमें न्यूट्रिशन का एक काफ़ी ज़्यादा रोल रहता है, डाइट का, सप्लीमेंट का, कैलस फॉर्मेशन के लिए। तो आपने इस सब चीज़ों को कैसे मैनेज किया? न्यूट्रिशन एंड ऑल द थिंग्स, सप्लीमेंट्स भी आप ले रहे थे, तो आपने कैसे मैनेज किया? इसके बारे में रिसर्च किया? कैसे किया? रिसर्च करके मैनेज किया? ये ऑपरेशन में या फिर होल प्रोसीजर में 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक तो कौन आपका ऑपरेशन कर रहा है, डॉक्टर, उसका क्वालिटी ऑफ ऑपरेशंस पे भी बहुत डिपेंड करता है कि आपका कैलस कैसे फॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट है फिजियोथेरेपी, और द नेक्स्ट मोस्ट थिंग इज़ द डाइट। ये 3 चीज़ में आप कहीं भी अगर कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो आपका कैलस नहीं बनता है। आपने क्वेश्चन पूछा डाइट का, तो इसमें हाँ सप्लीमेंट डाइट, तो इसमें आपके पैकेज में विद फूड था एक्चुअली कि 9 लाख में आप विद फूड मुझे सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। पर जब मैंने स्टार्ट किया, मैंने ऑनलाइन खुद पढ़ा इसके बारे में, और फिर मैंने आपको पूछा कि सर मैं जो भी डाइट सप्लीमेंट है खुद परचेस करके खाऊंगा, तो आपने मुझे एक ऑप्शन भी दिया, तो हमसे खाना लो या फिर आप जो भी आपका फूड का खर्चा है वो फूड का जो भी कॉस्ट है वो सब उसमें नेगोशिएट हो जाएगा। हाँ, कॉस्ट में कम कर देंगे आप, तो वो आपका एक अच्छा क्योंकि ऑप्शन हमारे लगा पास मुझे। किचन का भी ऑप्शन अवेलेबल रहता है, तो किचन भी रहता है और केयरटेकर आपको अगर आप बोलते हो तो आपको फूड कुक करके देता है एज पर योर नीड। हाँ, तो आपको मुझे एक ऑप्शन अच्छा लगा कि हम लोग खाना चाहे तो खुद से खा लिया, पैसा आप पे कर दोगे, उसका एक ऑप्शन था। फिर एक सेकंड ऑप्शन था कि आप ही खाना दो हमको, तो मैंने चूज़ किया कि मैं खाना खुद चूज़ करूँगा और आप उसके लिए पे करो। नेक्स्ट थिंग, आपने मुझे किचन प्रोवाइड किया, एक 24/7 हाँ केयर टेकर प्रोवाइड किया। 24/7 हाँ, केयरटेकर तो मैं जो जो आपके चाहूँ साथ उसे रहता बनवा के लूँ, और किचन भी फुल फ्रेश किचन है विद गैस कनेक्शन, इंडक्शन, सब बर्तन वगैरह सब है। कुछ उसके नहीं था लिए वो उसमें। सब सारे पैकेज में इंक्लूड है, उसके लिए आपको अलग से हाँ, पे करना नहीं होता है। तो मुझे उसमें एक अच्छा लगा कि हम लोग जो चाहे वो खा सकते हैं। बल्कि मैंने कई लोगों से बात की है, उनको जो फूड पैकेज मिलता है वो फूड तो उनको पता नहीं, जो 6 लाख 5 लाख में ऑपरेशन कर रहे हैं उनको लोग फूड का ऑप्शन कैसे दे रहा है। जो उनको फूड मिलता है वो फूड से कैलस नहीं बनता है, और उनको अगर अलग से फूड खाना है तो उनको अलग से पे करना पड़ता है। बल्कि आपके केस में ऐसा नहीं है, अगर हमको कुछ हम लोग कुछ खर्चा भी कर रहे हैं, आप उसको हमको नेगोशिएट उसमें होता हाँ है। उसमें कम करके दे रहे हैं आप लोग। वो एक अच्छा लगा मुझे कि मैं जो चाहूँ खा सकता हूँ, चिकन, फिश, एग, ब्रेकफास्ट वगैरह, मिल्क, जो भी चाहे मैं खा सकता हूँ, और आप उसका फी माइनस कर दोगे। वो एक अच्छा लगा मुझे। तो अच्छा, और थिंग, जैसे हमारे जितने भी लिम्ब लेंथिंग के पेशेंट रहते हैं उनका वेट 5 से 10 किलो कम होता है, लेकिन ये सुदीप जी का वेट, मतलब आप देख रहे होंगे डे 1 पहले वाले वीडियो में भी और इस वाले वीडियो में भी इनका वेट जो है इन्होंने लूज नहीं किया। तो इसके पीछे का कुछ हाँ, एक्चुअली मेरा पेट बहुत आगे आ गया है फुल जर्नी में, क्योंकि मैंने मेन थिंग था जो था डाइट पे मैंने कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, क्योंकि मेरा कैलस फुल उस पर डिपेंड करता है। जो मेरा पर डे 1 mm का जो स्पीड है वो डिपेंड करता है फिजियोथेरेपी पे। अगर फिजियो नहीं होगा तो मैं आगे जा नहीं पाऊंगा, और नेक्स्ट कैलस नहीं बनेगा अगर मैं अच्छी डाइट नहीं करूँगा। तो मैंने डाइट पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। मैंने जो सके, कितना भी कॉस्टली होने तो अगर वो अच्छा है तो मैंने उसको खाया है तीनों टाइम, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। हाँ और डिनर। आप सप्लीमेंट भी आपने हाँ, परचेस किया था। हाँ, प्लस सप्लीमेंट भी किया है। तो ये सब करके एक अच्छा पैकेज मिला था मुझे आपसे। ओके, जैसा कि हमारे पास जिम नहीं है, तो आपकी जितनी भी जर्नी गुजरी है 3 मंथ,
सिर्फ मैनुअल थेरेपी पे और एक्सरसाइज से हुआ है। तो आपको क्या लगता है जिम का इसमें कितना इम्पोर्टेंट रोल है, या फिर मैनुअल थेरेपी का ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहता है इसके अंदर? अगर क्योंकि हमारे पास जिम नहीं, तो हमने जिम पेशेंट हम लेके जाते नहीं है, लेकिन कुछ पेशेंट्स की इंक्वायरी आती है जो कहते हैं सर हमें जिम चाहिए, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे, विद जिम एंड विदाउट जिम? जिम का तो इसमें ज़्यादा कुछ रोल नहीं है। जैसे आप फ्रेम लगाएंगे आप अपने पैर में कोई भी, तो आपको इतना पेन होता है कि आप कभी जिम के बारे में सोचेंगे भी नहीं। फ्रेम लगाने के बाद ऑलरेडी आपका ऑलरेडी पैर आप में 2-3 किलो का वजन बढ़ ऑलरेडी जाता है, आप तो इतने हैवीनेस पेन में फील होते हो करते कि हो। आप ये नहीं सोचोगे कि मैं जब जिम में जाके अपर बॉडी का काम करना, आप चाहोगे कि उतना जितना आपको रेस्ट मिले आपके बॉडी को, आप जिम नहीं करना चाहोगे। और जिम में जो इक्विपमेंट है वो आप कभी आपके पैर के लिए कभी आप यूज़ ही नहीं कर पाओगे, तो उसमें जिम का तो ड्यूरिंग कोई फ्रेम आप यूज नहीं कर पाओगे। ड्यूरिंग फ्रेम आप कभी यूज़ ही नहीं कर पाओगे। और जब अगर फ्रेम निकलता भी है, कैलस इतना स्ट्रांग नहीं होता है कि आपको आपके पैरों को उस मशीन की ज़रूरत पड़े। जब तक कैलस बनता है आप अपने घर पे रहते हो, तो जिम का इतना कुछ रोल नहीं होता जब तक आपको अपर बॉडी पे काम नहीं करना है। जैसे कि हमने सिर्फ आपको बेसिक इक्विपमेंट दिए थे, जैसे डंबल्स दे दिए थे, थेराबैंड दे दिए थे, हाँ, स्लैंट बोर्ड दिया लैंड आपने। बोर्ड दिया था, ये सारी हाँ, चीज फिर देखी थी। तो आपने सिर्फ आपकी जर्नी सिर्फ इसी से हुआ, और मैनुअल जो हम हाँ, एक्सरसाइज करते हैं तो इन्हीं से आपका जितना भी रिहैब हुआ है सिर्फ इसी से हुआ। आप एक बार भी जिम नहीं गए, और ना आपने हमसे जिम भी नहीं मांगा। नहीं जिम में मैं क्या, जब मैं इतना पेन में हूँ, मैं थोड़ी कि चाहूँगा कि मेरी अपर बॉडी डेवलप हो। मैं चाहूँगा, मैं यहाँ पे जब पैर ठीक करना आया हूँ, पैर की लेंथनिंग करना आया हूँ, तो मेरा फुल फोकस पैर पे रही। ये नहीं कि मैं जिम जाऊँ और अपनी बॉडी बनाऊँ। आपका माइंड काम ही नहीं करेगा कि आप जाओ जिम में और कुछ वर्कआउट करो। आपका मेन फोकस होना चाहिए कि आपकी जितना से जितना जो हो सके उतनी फिजिकल थेरेपी हो, स्ट्रेचिंग हो, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लेंथ गेन कर सको। स्ट्रेचिंग। हाँ, स्ट्रेचिंग। अच्छा, फ्रेम लगने के बाद कई बार क्या होता है, आपको फुट टॉर्सन का भी दिक्कतें सामने आई थी। आपका पैर 2 सेंटीमीटर के बाद ड्यू टू फ्रेम में थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था, फुट टॉर्सन हो गया था। तो उसको हमने मैनेज किया। तो आपने भी उसमें आपका क्या रोल था और हमारा कितना रोल था? और जो पेशेंट कुछ होते हैं कि आप देखते होंगे कि जिनका पैर थोड़ा सा हल्का आउटसाइड की तरफ बेंड हो रहा है, मतलब 10 डिग्री 15 डिग्री ऐसा होता है, जो कि आपका पैर बिल्कुल स्ट्रेट है। लेकिन जब आप फ्रेम में थे तो आपका फुट एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि अप टू 10 टू 15 डिग्री टोर्सन था। तो उसे हमने कैसे मैनेज किया, उसके बारे में आप बताना चाहिए। हाँ, वो एक ऐसा कॉम्प्लिकेशन है जिसके बारे में देख के मैं डर गया था। जब आपने फ्रेम लगवाया था उस टाइम पे तो फ्रेम सीधा था, पर जब हम लोग ड्यूरिंग द लेंथनिंग फेज, डिस्ट्रक्शन फेज में, वो द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, फ्रेम थोड़ा क्रॉस चला गया, फिर मेरा फुट थोड़ा बाहर की तरफ भाग गया। हाँ, थोड़ा सा टॉर्जन आ गया था उसमें। तो मैंने बाहर बहुत सारे केसेस देखे हैं कि फुट अगर थोड़ा अंदर या बाहर रहता है तो तेरा पेशेंट उस पर थोड़ा ध्यान नहीं देते हैं और उसको जिस पोजिशन रहता है उसमें लॉक कर देते हैं। और आपने एक अच्छा क्या कि उसको आपने ध्यान दिया और उसको सही एंगल में लाके उसे लॉक किया आपने। चलो। हाँ, आप उसका कुछ रहा तो कुछ फोटो शेयर करूँगा मैं आपसे, वो आप इसमें शेयर कर देना इमेजेस में। अच्छा, तो ये हमारे जो पेशेंट हैं इन्होंने अभी तक 6.8 सेंटीमीटर लेंथन किया है। तो इनका एक्सपीरियंस आपने देख लिया, कि इनका एक्सपीरियंस आपने जान लिया कि कैसा है। बाकी हम अब इनसे जानना चाहेंगे कि जो भी पेशेंट इस सर्जरी को कराना चाहते हैं, तो उनको आप क्या एडवाइस करना चाहोगे? कौन कौन सी मुश्किलें आती है, ये सारी चीज़ें, तो आप क्या एडवाइस करोगे उस पेशेंट को? ये सर्जरी करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए, या करानी चाहिए तो कहाँ करानी चाहिए? उनको मैं ये एडवाइस करूँगा कि अगर जितना हो सके उतना ये सर्जरी ना ही कराए तो ठीक है। और अगर आपको नहीं रहा जा रहा, क्योंकि ये सर्जरी जर्नी इतनी आसान नहीं है, क्योंकि ये इलेक्टिव सर्जरी है। इलेक्टिव सर्जरी है, उसमें बहुत कॉस्टली सर्जरी है, खर्चा होता है, पेन होता है, और वो लोगों को पता नहीं होता कि इसमें पेन कितना होता है। मैंने और भी पेशेंट, मेरे एक्चुअल दोस्त हैं, उनसे भी बात की है। जब उनको एक्चुअल पेन हुआ तब वो रिग्रेट कर रहे थे कि यार मुझे ये ऑपरेशन नहीं करना चाहिए था, इतना पेन होगा, मुझे बिल्कुल पता नहीं था, मैं अपने हाइट में खुश था। ये उनके वर्ड्स हैं, क्योंकि उसको पता नहीं था कि इसमें इतना सारा पेन होने वाला है। और बहुत से लोगों को सिर्फ यूट्यूब का जो भी आता है कंटेंट, उसमें सब अच्छा से शो क्या ये करते हैं वो लोग, शो जो इसका डाउन साइड है या फिर डार्क साइड है, हाँ, वो डार्क नहीं साइड पता है, होता है। वो शो नहीं करता है। वो जब पेशेंट जब एक्चुअल में पैर ब्रेक करके जब फ्रेम लगता है, जब गुजरता है तो तब ही उसे उनको पता चलता है कि होता है ये कि क्या है। जर्नी इतनी आसान नहीं होने वाली है। और एक बार जब पैर में फ्रेम लग गया, then there is no going back. You can't just reverse this process. एक बार टूट गया तो खत्म,
आपको फिर आपको वो उसमें पे लेंथनिंग जर्नी पूरी 3 करनी महीना ही 2 है। महीना उसमें फ्रेगमेंट निकालना ही है। तो मैं ये एडवाइस करूँगा कि अगर आपको बिल्कुल रहा नहीं जा रहा है इसमें बिना हेड के, तो ही सर्जरी कराओ, वरना अपने लाइफ में खुश रहो, कुछ और मीन ढूंढो अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करने का, पैसे कमाओ और बिल्कुल सस्ते के चक्कर में मत जाओ कि यहाँ पे। रिसर्च करना चाहिए पहले। हाँ, रिसर्च करो, जो करना है करो यार, आपकी लाइफ है, आपका पैर है। आप सस्ते के चक्कर में जाओगे, आप अपनी लाइफ ही बर्बाद कर बैठोगे। कहीं भी कराना है तो उसको हाँ, वेल क्योंकि रिसर्च मैंने करके फिर आप करो। बहुत पेशेंट देखे हैं, मैंने ऐसे नहीं बोला कि मैं देखे मैंने आपने से। सर्जरी क्यों करवाई, मतलब आपको तो करानी ही थी? हाँ, मुझे तो करानी थी, पर मैं फ्रैंकली बोलूँ इतना पेन होगा मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि मुझे भी जब मैंने इस पर रिसर्च किया तो मुझे भी सबने अच्छा बताया इसके बारे में। इतना पेन होगा किसी ने नहीं बताया। जब मैंने एक्चुअल फेस किया तब मैं सोचूं यार इतना पेन होने वाला मुझे ये बट उसको किसी। पेन को मैनेज करते हैं, मेडिसिन वगैरह से मैनेज हाँ, करते हैं करते हैं, पेन को। पर आपको पता नहीं होता है पता नहीं होता हाँ वो कितना चीज़। पेन होगा, क्योंकि क्योंकि पेशेंट को हाइट हाइट लगता है कि चाहिए मतलब होती है। उनको हाइट इतना नहीं चाहिए होता है, तो लगता है कि ये प्रोसेस इजी है, चलो निकल पड़ते वो लोग हाइट के लिए। और जब मालूम पड़ता है जो इतना पेन होता है तो बोलते हैं मुझे हाइट नहीं चाहिए था, ये मैंने गलती कर दी। तो उसके लिए ये आप अच्छे से एक बार जान लें, पूरा इंक्वायरी करें, सस्ते के चक्कर में ना जाएं। जो लोग अच्छा मार्केटिंग करते हैं उनको सिर्फ उनकी मार्केटिंग देख के उनके पास ना जाए, उनके सेंटर पे जाएं, पेशेंट से मिले, पेशेंट से मेन अकेले में बात करें, वो पेशेंट का नंबर लें, उनसे खुद बात करें, प्राइवेट में बात करें। और जो भी आदमी आपसे पेशेंट और आपको प्राइवेट में बात नहीं करने दे रहा है, समझ लो कि वो एक रेड फ्लैग है, आप उनसे दूर हो जाओ। इसमें क्लियरिटी चाहिए होती है, क्लियरिटी सारे सब चाहिए की होती है और वो क्लियरिटी पेशेंट ही अच्छे से देगा। और मेन इसमें केयर होता है कि केयर आपकी कितनी हो रही है। सिर्फ मतलब ऐसा नहीं कि बोलता हूँ सर्जरी इसमें, कर दो हाँ, और उसके बाद छोड़ दिया, इसमें मेन केयर होता है। सर्जन सर्जरी कर देता है, लेकिन आपको जो 3 महीने सेंटर पे जो बिताने पड़ते हैं वो टाइम का थोड़ा सा आपको देखना पड़ता है कि आप कहाँ पे करा रहे हो, कहाँ पे आपकी अच्छी केयर हो सकती है। तो ये चीज लगता है। अच्छा, वन मोर थिंग, जैसे आपने अभी अपनी सर्जरी करा ली, आप इस फेज से निकल चुके हैं, अभी आपको कैसा लग रहा है? आपने 6.8 सेंटीमीटर गेन किया है, तो इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि आपको खुशी लग रहा है कि नहीं यार चलो मतलब करा लिया मैंने, मेरी हाइट बढ़ गई? तो सच्ची बोलो तो मैं कैसा अभी तक स्टैंड नहीं हुआ, मुझे अब तक खुशी नहीं हुई है। जब स्टैंड हो गए हाँ, तो बिल्कुल चलोगे? अभी मुझे आप नहीं पता कि आगे जाके मुझे खुशी भी होगी कि नहीं, अभी आप क्योंकि आज में रिकवरी फेज में हो। ये चीज आसान नहीं होती, देखो दिस इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। अगर आप 6 से 7 सेंटीमीटर कर रहे हो तो आप 6 से 7 मंथ मतलब मान के चलो, आपको इतना लगेगा ही लगेगा। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मंथ लेंथनिंग प्लस रिकवरी। तो ये कोई है नहीं कि हमने सर्जरी करा लिया और 3 महीने में मतलब हम बिल्कुल चलने लग जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। दिस इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। आपने अगर 6 सेंटीमीटर आप लेंथनिंग कर रहे हो तो आपको 6 सेंटीमीटर प्रॉपर इसको देना, 6 महीने मतलब प्रॉपर आपको देना पड़ेगा इस चीज के लिए, तभी आप जाके थोड़ा सा आपका इंडिपेंडेंट वॉक थोड़ा सा आएगा। ठीक है, तो जब ये तक आप सारी चीजें इसमें प्रॉपर अच्छे से स्टैंड नहीं हो जाते हो, तब तक आपको फीलिंग आती नहीं है कि जब मैंने जो पेन सहा है वो कुछ वर्थ भी है कि नहीं। और लेकिन वो बस आपकी हाइट तो अभी बढ़ गई है, हाँ, लेकिन पर अभी वो आपको वो 3-4 स्टैंड महीने थोड़ा सा और इसमें मेहनत पर वो करना स्टैंडिंग पड़ेगा, आपको तब कर प्रयास करना पाओगे जब आप कम से कम 4 से एटलीस्ट 5 मंथ्स के बाद ही आप स्टैंड कर पाओगे फ्रॉम द डेट ऑफ इंडिपेंडेंट वॉक आप सर्जरी। से 5 वो महीने में फीलिंग आप तभी पूछो कि आपको कैसा लग रहा है। अभी तो मैं ये बोलूंगा कि मेरे हाइट बढ़ गई है बस। पैर में बैलरीना आया है, पैर स्टिफनेस हुआ है, वो ठीक करने जाता हूँ तो बहुत पेन होता है। अभी नहीं कि अभी पेन अभी खत्म भी हो पेन गया, रहता है पर थोड़ा पेन सा। अभी 10% ही पेन है, 10 to 15% पेन है वो जगह पर पेन है। एज कम्पेयर टू हाँ, जितना और अभी मतलब मैं फ्रेम में था हाँ उतना अभी नहीं मैं होता है पेन, हाँ, अभी थोड़ा कम होता है। हाँ, जैसे कि अभी स्टैंडिंग नहीं कर रहा हूँ मैं, तो अभी मुझे कुछ फीलिंंग नहीं आ रही कि मेरी हाइट बढ़ी है। तो मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि हाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बल्कि यूट्यूब पे आते हो सब बोलते हैं हाँ अच्छा लग रहा है, ये वो सब देख के सब लोग आके अपना ऑपरेशन कर देते हैं। फ्रेंकली बोल रहा हूँ, पेनफुल है, अगर हाइट की जरूरत नहीं है मत करो ये ऑपरेशन। लेकिन इसमें ये है कि हाँ, एक बार आपकी हाइट बढ़ गई तो फिर आपको ये रहता है कि चलो मैंने मतलब हाइट बढ़ा लिया, ठीक है, क्योंकि मार्केट में कोई दूसरा ऑप्शन अवेलेबल भी नहीं कोई ऑप्शन नहीं, वही तो बोल रहा हूँ, इसके अलावा कोई है। ऑप्शन नहीं है आपके जैसे पास। लोग या फिर हाँ, इंसोल पहनते हैं इनको हाइट हाइट के लिए, लेकिन वो सब परमानेंट सोल्यूशन कुछ नहीं नहीं, है। वो सब दिस इज द ओनली वे परमानेंट सोल्यूशन कि आप मतलब सर्जरी है, सिर्फ एलिजारो सर्जरी ही परमानेंट सोल्यूशन है कि ये इसमें आप हाइट बढ़ा सकते हो। अदरवाइज लोग, आपने भी मेडिसिन वगैरह ट्राई किया था? नहीं, पर मैं उतना सिर्फ उसके बारे में पढ़ा था, पर कुछ ट्राई नहीं किया उसके बारे में, पता है ऐसा कुछ काम नहीं करने वाला। तो फिर बस यही सिर्फ एक ऑप्शन इनके पास रह गया था, मैं तो अभी फिर भी आप इन्होंने सबको बोलना चाहता हूँ, सर्जरी करी। अगर हाइट आपको उतनी दिक्कत नहीं दे रही है, ये ऑपरेशन मत करो। अगर हाँ आपको इसके बिना जिया नहीं जा रहा है, तो दिस इज द लास्ट ऑप्शन यू कैन डू, एंड दिस इज रियली पेनफुल प्रोसीजर, इसको इजी मत समझो। तो ये था हमारा अभी तक का इनका एक्सपीरियंस। तकरीबन 3.5 महीने हो गए इनको हमारे पास।
तो आपने देख लिया इनका एक्सपीरियंस कैसा था। पेन होता है, सारा सब कुछ होता है, उसको मैनेज करना पड़ता है। मेंटली एंड फिजिकली आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होने की ज़रूरत है इस सर्जरी में। और अगर आप हाइट की सर्जरी के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं या कुछ आपकी क्वेरीज है रिगार्डिंग लिम्ब डिस्क्रिपेंसी या फिर कुछ आपका एक पैर छोटा है, बड़ा है, या फिर इसी प्रोसेस के बारे में, तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।